नमस्कार। आज हमारा टॉपिक होगा भारत के पड़ोसी। तो आज पढ़ेंगे हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। लेकिन इस टॉपिक को हम प्रारंभ करें उससे पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की कोटेशन आपके सामने कहना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था, दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। चलिए, तो आज हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं और जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके संबंधों के बारे में थोड़ी सी विवेचना करेंगे। ज्यादा हम गहराई में नहीं पढ़ेंगे इसे, लेकिन थोड़ी थोड़ी सभी देशों के बारे में, संबंधों की हम विवेचना करते रहेंगे। चलिए, तो प्रारंभ करते हैं 15 अगस्त 1947। प्रारंभ हमारा होगा जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उस समय हमें भारत संपूर्ण अखंड नहीं प्राप्त हुआ था, हमें भारत विखंडित प्राप्त हुआ था। भारत के दो भुजा काट दिए गए थे और भारत के पश्चिम में एक देश का निर्माण हुआ था जिसे पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से उसको जाना गया। आगे चलकर 1971 में यही बांग्लादेश के नाम से ही जाना गया। तो आइए पहले हम भारत के पड़ोसी देशों को इस मैप के माध्यम से, ये हमारा भारत है और भारत के पड़ोसी देश में सबसे पहले आता है यहां पर पाकिस्तान। यहां पर है अफगानिस्तान, यहां पर है ये चाइना, इसके बाद नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 पड़ोसी देश हैं और हमारी स्थलीय सीमा इन पड़ोसी देशों के साथ लगती है। अगर एक दीवार बनाई जाए जो हमें इन पड़ोसी देशों से अलग करे, तो उस दीवार की लंबाई यही तकरीबन 15,200 किलोमीटर के आसपास, अर्थात हमारी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर के आसपास। और ये सभी देश हमारी स्थलीय सीमा से लगते हैं। ये कहिए कि बिल्कुल हमारे पड़ोसी हैं, बिल्कुल हमारे दरवाजे। अगर यहीं पर देखा जाए कि सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, तो उसमें निश्चित रूप से बांग्लादेश प्रथम स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर आता है चाइना, तीसरे स्थान पर आता है पाकिस्तान, चौथे स्थान पर नेपाल, पांचवें स्थान पर आता है म्यांमार और छठवें स्थान पर भूटान और 7वें स्थान पर आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के संबंध में हमारी बॉर्डर कुछ अलग है। हमारा जो भाग अफगानिस्तान से लगता है वो भाग हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो पाकिस्तान के नियंत्रण में है। पाकिस्तान ने 1949 में 1947 में उस पर कब्जा कर लिया था, अवैध कब्जा कर लिया था और तब से उसने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है। हम इसे पीओके कहते हैं। ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है। ओके, अब आइए आगे चलते हैं और एक एक देश को थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा समझते हैं। ये सबसे पहले देश है, इसका नाम है चाइना। चाइना को जानते हैं, चाइना की राजधानी बीजिंग है और यहाँ पर युआन मुद्रा चलती है, ये आपको याद रखना। यहाँ पर जो आपको बगल में एक प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से सुस्त से दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम है शी जिनपिंग। जैसे जैसे भारत का विकास हो रहा है, अगर चिंताओं का बल अगर किसी के माथे पर सर्वाधिक आ रहा है तो वो है चाइना। चाइना यहाँ पर पूरे एशिया में एक छत्र शासन करने के बारे में सोचता है और उसके इस लक्ष्य को पूरा करने में केवल भारत ही अवरोध खड़ा कर सकता है। क्योंकि इस समय भारत अगर हम देखें क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। साथ ही अगर हम नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भी देखें तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा है और सेवा सेक्टर भी भारत का सबसे ज्यादा मजबूत है पूरे विश्व के मुकाबले। इसलिए चाइना का स्वतः ही हमारे राइवल होना ये सामान्य बात है, इतना कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा देश देखते हैं, दूसरा देश है पाकिस्तान। अब अगर मुझसे कोई कहे कि एक बात बताइए भिखारी का कोई, आप मुझे समानार्थी शब्द बताइए, तो मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं केवल पाकिस्तान का नाम ले सकता हूं। इसका इस पर खुद अपने लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमेशा यही सोचता है कि किस प्रकार से भारत से कश्मीर को अलग कर दिया जाए। खुद हमारी जमीन पर बना हुआ देश और भारत को जमीनी अलग अलग टुकड़ों में बांटने की सोचता रहता है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है, यहां पर चलता है रुपया, आप इसको भी याद रखें। इसके बाद आता है हमारा एक पड़ोसी देश जिसका नाम है नेपाल। राजधानी है इसकी काठमांडू और ये हमारा काफी मित्र देश है। खैर, मित्र और दुश्मन उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर नेपाल है, नेपाल की जो मुद्रा है वो रुपया है और इसके साथ हमारे काफी मधुर संबंध, प्रारंभ से ही, अतीत काल से ही काफी अच्छे संबंध रहे।
लेकिन अभी कुछ ही वर्षों में जब से केपी ओली यहाँ के राष्ट्रपति बने, उस समय पर भारत और नेपाल के संबंधों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न हो गई। क्यों दिक्कतें उत्पन्न हुई थी? आगे हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिर दोबारा से जैसे ही केपी ओली यहाँ से हटे हैं, एक नए राष्ट्रपति यहाँ पर आए हैं, फिर भारत और नेपाल के बीच में जितनी भी गलतफ़हमियाँ थी, वो धीरे-धीरे दूर हो रही हैं और फिर हम ऐतिहासिक करीबी की आगे चलते हैं। ये है अफ़गानिस्तान, यहाँ का भविष्य अपने आप में सुरक्षित नहीं है। 20 साल 20 साल से यहाँ पर अमेरिकी फ़ौजें थीं और यहाँ पर अमेरिका ने अपनी एक समानांतर सरकार बना रखी थी। लेकिन अब जैसे ही अमेरिका की फ़ौजें यहाँ से गईं, यहाँ पर पुनः तालिबानियों ने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। अब तालिबानियों के साथ हमारा संबंध कैसा रहता है, ये हम वेट एंड वॉच की स्थिति। कैसे तालिबान वहाँ पर अपनी सरकार को गठन करता है और कैसे वहाँ पर भारत के साथ संबंधों के लिए आगे बढ़ता है और क्या उसकी कश्मीर के बारे में नीति रहेगी, ये हम सोचकर ही अफ़गानिस्तान के साथ नए संबंधों की शुरुआत। तो यहाँ से अब हम नहीं कह सकते कि अभी अफ़गानिस्तान हमारे साथ दुश्मन है या दोस्त। अगले देश की बात करेंगे तो ये और हमारे पड़ोसी हैं। अगर हमारे अ, उत्तर पूर्वी राज्यों को देखे जाए तो उनकी जो बाउंड्री है वो म्यांमार के साथ लगती है। म्यांमार जिसका प्राचीन नाम बर्मा था और उसका एक शहर था जिसका नाम था रंगून। रंगून में भारत के लोग बहुत सारे लोग व्यापार करने जाते थे क्योंकि रंगून एक व्यापारिक मार्ग पर ही थे और वहां से काफी व्यापार हुआ करता था। चलिए, यहाँ पर कुछ समय पहले आंग सांग सू की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई थी और सत्ता पर थी, लेकिन फिर उन्हें अपदस्थ कर दिया गया और यहाँ के जो मार्शल है उनका नाम है विन मिंट, उन्होंने फिर दोबारा सत्ता पर अपना कब्जा किया। जैसे ही सैनिक शासक म्यांमार की सत्ता पर कब्जा करता है, भारत से ज्यादा म्यांमार का रुख चाइना की ओर स्पष्ट रूप से झुकाव हो ही जाता है। म्यांमार की जो राजधानी है वो नेपेताऊ है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है म्यांमार जो क्यात, इसको भी आपको याद रखना। एक और देश है जिस देश का नाम आप सुनते रहते हैं, भूटान। बहुत ही छोटा देश है और बिल्कुल बड़ा ही खूबसूरत देश। अगर आप कभी देखने जाओगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा अगर भूटान में जाओगे तो भूटान हमारा बहुत सालों तक संरक्षित राज्य रहा है और भारत ने उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान किया है। भारत ने यहाँ पे खूब निवेश किया है और आज भूटान अपने पैरों पर खड़ा हुआ है और धीरे-धीरे भूटान की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, इस पे भी चर्चा करेंगे। यहाँ की जो राजधानी है थिम्पू है और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम निगुल ट्रम है। एक और देश जो हमारे अथक प्रयासों से जिसका निर्माण हुआ 1971, पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1971 में मुक्त वाहिनी में भारत ने प्रबल रूप से सहायता करी और उसके बाद एक नए देश का जन्म हुआ। विश्व मानचित्र में एक नया देश आया जिसे हम बांग्लादेश के नाम से। राजधानी की बात करें तो ढाका है और यहाँ पर भी एक रुपया चलता है, उसका नाम है टका। तो यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? टका। और ये सामने जो महिला दिखाई दे रही है उनका नाम है शेख हसीना। शेख हसीना की गवर्नमेंट जब जब बांग्लादेश में रहती है, भारत के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। आज भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई विवाद ही नहीं है। केवल तिस्ता नदी जल समझौते के अलावा इसमें कोई विवाद नहीं है। तिस्ता जो नदी है उसके जल बंटवारे को लेकर थोड़ा सा विवाद है, बाकी हम सारे विवादों को नेपाल सुलझा चुके। आइए थोड़ा सा अब भारत के बारे में भी जान लें। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये विश्व क्षेत्रफल का इसके पास 2.4%। जहां तक वाटर की बात करें तो 9.2% है। स्थलीय सीमा की बात करें तो वो है 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा की बात करें तो वो है 7,516.5 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखेंगे भारत की तो वो है 3,214 किलोमीटर और साथ ही पूर्व से पश्चिम अगर चौड़ाई देखेंगे तो यह है 2,933। विश्व में भारत इतना बड़ा है कि 195 देशों में 7वें स्थान पर आता है और जनसंख्या देखें तो हम द्वितीय स्थान रखते हैं। अगर इसी प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़ती गई तो विश्व के हम प्रथम ऐसे देश होंगे जहां पर जनसंख्या सबसे। अगर आप पूरे विश्व में घूम रहे हैं तो हर छठवां व्यक्ति आपको भारतीय दिखाई देगा, इतनी हमारी जनसंख्या। इसके साथ ही नॉमिनल जीडीपी में भारत का 5वां स्थान है। क्रय शक्ति क्षमता में विश्व में हम 5वां तीसरा स्थान रखते हैं और यह है हमारा महान भारत जिसका गौरवपूर्ण इतिहास है। किसी दिन हम भारत के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में एक और वीडियो। चलिए इस लेक्चर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना।
आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान। अब हम ज्यादा इनके डिटेल में, हम केवल इतने ही संबंधों की बात करेंगे जिससे हमें पता चल जाए इनसे दुश्मनी है या दोस्ती। डिटेल में हम अलग से इनका वीडियो बनाएंगे कि जब हम बताएंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया नेपाल रिलेशन। आज हम केवल पड़ोसी पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान को, और ये है पाकिस्तान। यहां पर आपको लगा हुआ दिखाई दे, ये वाला जो पाकिस्तान, पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है। और ये जो सीमा है, इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको याद रखना है, रेड क्लिफ रेखा है। अब ये किस प्रकार की रेखा है, ये जरूर याद रखना। ये रेखा है हमारी अध्यारोपित रेखा, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। हमारी जो सीमाएं रेखाएं होती हैं वो कई प्रकार की होती है। प्राकृतिक होती है, अध्यारोपित होती है, परवर्ती होती है, पूर्ववर्ती होती है। लेकिन यहाँ पे अध्यारोपित सीमा इसका सही आंसर भी माना जाता है। अध्यारोपित सीमा ऐसी सीमाएं होती हैं जो कहीं भी अगर वहां पर समूह का विकास हो गया, समुदायों का विकास हो गया, उसके बाद इन सीमाओं को कोई विदेशी सरकार जबरदस्ती बनाती है, तो भारत और पाकिस्तान के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में इस सीमा रेखा को बनाया गया, अंग्रेजों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। इस कारण इसको अध्यारोपित सीमा रेखा। रेड क्लिफ रेखा का निर्माण 1947 में हुआ और सर रेड क्लिफ इसके अध्यक्ष थे। तो एक सीमा आयोग बना था, इसका नाम था रेड क्लिफ सीमा आयोग। चलिए, जिस समय 1947 में सीमा बनी, उस समय यहां पर भी सीमा बनी, क्योंकि यह भी उस समय पर पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, और यह भी रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। बहरहाल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया, इसलिए अब हम इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से नहीं जानते। पहले यह देख लेते हैं कि कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, कि अगर उन राज्यों में आप कभी घूमने जाओ तो आप पाकिस्तान की बॉर्डर को भी देख सकते हैं। यहां पर देखिए, एक राज्य है जिसे आप जानते हो, गुजरात, बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ये गुजरात है जो पाकिस्तान के साथ सीमा, तो यहां से भी आप पाकिस्तान सीधे सीधे जा सकते हो, पैदल पैदल भी पाकिस्तान आप पहुंच सकते हो। दूसरा जो राज्य है उसका नाम है राजस्थान। राजस्थान का बॉर्डर और पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल मिलता है। इसके बाद है पंजाब। इसके अलावा दो केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर जम्मू कश्मीर और यहां पर है हमारा लद्दाख। तो आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं, थोड़ी सी वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। यहां पर ये जो हमारा संपूर्ण कश्मीर है, जो हमने पूरा बनाया है, संपूर्ण कश्मीर है, लेकिन पाकिस्तान का यहां से ऊपर में जो लाइन बना रहा हूं, अवैध कब्जा है, जिसको हम कहते हैं एलओसी। पाकिस्तान ने 1947 में कश्मीर पर हमला किया था और उस समय उसने यह जीत के, उसमें भारत की हार नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। भारत का हिस्सा कश्मीर बना है 26 अक्टूबर 1947। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, 26-27 तारीख को याद रखना। और कश्मीर का एकीकरण यानी कश्मीर का भारत में कैसे विलय हुआ, इसका भी पूरा वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये है एलओसी। क्या नाम है इसका? एलओसी है। और यहां पर पाकिस्तान का प्रशासन चलता है और यहां पर भारत का प्रशासन चलता है। जो यहां पर पीला कलर में जो दिखाई दे रहा है, भारत के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये है भारत का, याद रखो। ओके, यहां पर ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन हम इसको गुलाम कश्मीर कहते हैं। और पाकिस्तान ने जुल्मों के साथ यहां पर जनता पर भी नियंत्रण कर रखा है। ऐसे यहां की जनता पर भी यहां पर उसने कठोर नियंत्रण बना रखा है और अपनी मिलिट्री पावर का भी यहां पर पूर्ण रूप से। चलिए, अब पाकिस्तान धीरे धीरे ये चाहता है कि संपूर्ण कश्मीर उसका हिस्सा बन जाए, या कश्मीर आजाद हो जाए, किसी प्रकार से यह भारत से अलग हो जाए। तो वह आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहता है। जो भी आतंकवादी कश्मीर में आते हैं और जिनका ये उद्देश्य होता है कि कश्मीर को भारत से अलग किया जाए, उसको वो फंड मुहैया कराता है, सुरक्षा मुहैया कराता है और वहां पर खुफिया सूचनाएं भी उनको प्रदान। तो पूरी तरह से भारत के साथ दुश्मनी वाला बर्ताव करता है। इसलिए इसको हम मानते हैं कि ये एक दुश्मन देश है। भले ही घोषित नहीं है दुश्मन देश, लेकिन इनके कारनामों को देखा जाए तो यह पूरी तरह से भारत का दुश्मन। आगे एक देश देखते हैं जिसका नाम है चाइना। तो चाइना के साथ हमारी सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। चाइना से कौन कौन से राज्य लगते हैं ये आपको याद रखना है। लद्दाख है, यहां पर लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, याद रखना है, राज्य नहीं है। इसके बाद यहां पर हिमाचल प्रदेश है, ये आपका उत्तराखंड है। इसके बाद यहां पर सिक्किम, और सिक्किम के बाद है अरुणाचल। तो 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम लंबाई की बात करें तो 3488। यह पूरी सीमा रेखा 3 भागों में,
अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो देख सकते हैं, 3 भागों में यहाँ पर हम विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो इसको कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर, जिसकी लंबाई है 1570 किलोमीटर। यहाँ पर देखते हैं मध्य भाग जो हमारी सीमा का 545 का है, और यहाँ पर है ईस्टर्न सेक्टर जो सिक्किम से प्रारंभ होता है यहाँ से लेकर और यहाँ तक पहुंचता है। एक बात याद रखना, यहाँ पर हम भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन ये संपूर्ण जो रेखा है जिसे हम मैकमोहन के नाम से नहीं जानते, केवल और केवल यह पूर्वी जो सेक्टर वाली ये सीमा रेखा है, इसी का नाम मैकमोहन रेखा है। ये आपको याद रखना, ये वाली। और इस मैकमोहन रेखा का निर्माण आज का नहीं हुआ है, 1914 में हुआ है। उस समय भारत आजाद नहीं था, ब्रिटिश भारत था और तिब्बत था, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ और उस समझौते के तहत यहां पर सीमा रेखा का निर्माण हुआ। अब जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय भारत और चाइना के बीच में एक स्वतंत्र देश था तिब्बत, तो भारत और तिब्बत के बीच में तो कोई विवाद हुआ ही नहीं। लेकिन 1949 में हुआ क्या कि चाइना ने तिब्बत पर कर लिया कब्जा। अब चाइना की सीधी बॉर्डर भारत से लगने लगी और चाइना ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे 1962 के बाद पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा कर दिया और साथ ही उसने कहा कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है। उसने कहा कि मैं मैकमोहन रेखा को नहीं मानता, क्योंकि मैकमोहन रेखा को तिब्बत को बनाने का अधिकार ही नहीं, तो तिब्बत के अधिकार में ही नहीं था, तो तिब्बत कैसे मैकमोहन रेखा का निर्माण करे। तो इस प्रकार से वह डिनाई करता है इस रेखा, लेकिन यहां पर उसका कुछ स्वार्थ है। वो ऐसा नहीं कि अरुणाचल प्रदेश को लेना चाहता, वो वास्तव में काउंटर करता है। 1962 में युद्ध हुआ हमारा इंडिया और चाइना के बीच में, और चाइना ने अचानक हमारे ऊपर युद्ध किया। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे पास युद्ध होगा और इतने वाले सेक्टर को उसने जीत लिया, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, जो लद्दाख का अपना, यहां पर भी कुछ क्षेत्रों में, यहां पर भी, और यहां ये जो विवाद के क्षेत्र हैं ये, और यहां पर चाइना, यहां पर इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारा है, ठीक है, इन सारे क्षेत्रों पर, और यहां पर चाइना क्लेम करता है, ठीक है, ये मेरा है। तो काउंटर करने के लिए इंडिया जैसे ही कहता है कि अक्साई चीन हमारा, इसे खाली करो, वो तुरंत वहां से काउंटर उसका वो आते हैं, स्टेटमेंट आता है कि आप अरुणाचल प्रदेश को खाली करो तो हम इसको खाली करें। तो ये एक रणनीति होती है, रणनीति के तहत वो हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है। लेकिन विगत वर्षों में देखा जाए तो भारत का और चाइना के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो भारत और चाइना के रिश्ते पिगारता की सीमा पर है, और भारत और चाइना बहुत बड़े बिजनेस पार्टनर हैं, अरबों का व्यापार होता है दोनों के बीच में। लेकिन राजनीतिक स्तर पर चाइना वो हर एक काम करता है जिससे भारत की विकास किसी प्रकार से प्रभावित। हाल ही के कुछ दिनों में चाहे डोकलाम हो, डोकलाम के बाद हमारी टेंगोंग झील हो, जहां पर वहां पर भारत और चीन के सेनाओं के बीच में भी थोड़ा बहुत क्लैश हुआ है, और अभी जो गलवान की घाटी में तो ये क्लैश हमारे बहुत सारे और चाइना के बहुत सारे जो सैनिक थे उनकी मृत्यु तक ये पहुंच। खैर, भारत और चाइना के रिलेशन इस समय पॉलिटिकल रूप से ज्यादा स्थिर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से सपोर्ट करता है, चाइना पूरी तरह से सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को किसी अस्थिर किया जाए। तो इनडायरेक्टली चाइना भारत को अस्थिर करना चाहता है। केवल यही नहीं, भारत में जो नक्सलवादी मूवमेंट है उनमें भी कहीं कहीं आपको ऐसे पुट मिलते हैं कि चाइना की तरफ से बहुत सारे हथियार वगैरह भी वहां पर सप्लाई होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि चाइना पूरी तरह से हमारा दुश्मन है या पूरी तरह से, अगर व्यापारिक रिश्तों में देखा जाए तो वास्तव में एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, लेकिन अगर देखा जाए राजनीतिक हलकों में तो यह एक बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है, और ऐसे दुश्मन से सावधान। हमारे बहुत सारे रक्षा मंत्री हैं, वो कह चुके हैं कि हमें वास्तव में जो खतरा है वो चाइना से नहीं, वो हमें पाकिस्तान से नहीं है, रियल जो खतरा है वो चाइना से। तो चलिए, अभी हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये दोस्त है या दुश्मन, लेकिन इसके जो विगत वर्षों में जो कारनामे हैं वो दोस्त जैसे, वो नहीं दुश्मन जैसे हैं। जब आपको शायद पता हो कि इस समय पर जो हुकूमत कार्य करती है चाइना पर, उसको कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक आर्मी। पीपल्स रिपब्लिक आर्मी ने पहले जो रिपब्लिक ऑफ चाइना पर कब्जा किया, और जब इसने कब्जा कर लिया तो ये अंतरराष्ट्रीय मान्यता के लिए दर दर भटक रहे, और भारत ने इनको सपोर्ट। भारत ने तो 1954 में यह भी मान लिया कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है, और उनके साथ पंचशील सिद्धांत
अपना लिया, जिसमें 5 हैं कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करेंगे। और हम इसी मुगालते में रहे कि चाइना भी इसी सिद्धांत को इसी प्रकार से, लेकिन चाइना जो जैसा दिखता है ऐसा है नहीं, अंदर कुछ और सोचता है, बाहर कुछ और सोचता है। 1962 में हम इसे मुगालते में थे कि चलो वो जो हमारी हिमालय वाली सीमा है वो तो बिल्कुल निर्जीव है, वहां पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं हो सकता। 1962 में इसने अचानक हमला किया, 1962 में इसने अचानक हमला किया और भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग को जीता। आगे चलते हैं तो यहां पर हम इसको दुश्मन की कैटेगरी में रख सकते हैं, अगर ये बहुत सारी अभी देखा जाए, लेकिन फिर भी पूरी तरह से इसको दुश्मन नहीं। आगे बात करते हैं हम नेपाल की, तो देख लेते हैं सबसे पहले नेपाल। तो नेपाल के साथ हमारी सीमा रेखा है 1761 किलोमीटर। अगर देखें कौन कौन से राज्य नेपाल के साथ लगते हैं तो आप देख सकते हो, ये है उत्तराखंड, इधर ये है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है आपका बिहार, और बिहार के बाद है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद है सिक्किम। इस प्रकार से 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा रेखा बना। भारत और नेपाल की जो सीमा रेखा है वह प्राकृतिक सीमा रेखा है, और इस सीमाओं पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं। कुछ विवाद पैदा हुए एपीओडी के टाइम, जो नेपाल के जब प्रमुख बने तो चाइना के प्रभाव में आकर इन्होंने एक विवादित क्षेत्र को छेड़ा। कुछ विवादित क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं लिपुलेख और काला पानी। पहले भारत और चाइना के बीच, भारत और नेपाल के बीच में किसी प्रकार का कोई सीमा विवाद नहीं। एपीओली के बाद यहाँ पर सीमा विवाद पैदा किया, ठीक है, जिससे कि भारत और नेपाल के बीच संबंध खराब हो जाए। अगर इसको थोड़ा सा बड़े रूप में देखें तो यहाँ पर ये विवादित क्षेत्र जो पहले विवादित नहीं था, ये जगह काला पानी की है, जिस पर ये कहता है नेपाल की ये पूरी तरह से मेरा है, ठीक है। लिपुलेख दर्रा पर भी ये नेपाल अपना कब्जा दिखाता है, जबकि भारतीय फौज यहाँ पर बहुत दिनों से रह रही। ओके, और लिपुलेख दर्रा क्यों है कि ये चाइना से लगता है, तो चाइना के लिए सामरिक रूप से यहाँ से खतरा रहता है, इसलिए वो नेपाल पर क्लेम करवाता है कि जैसे नेपाल के अंडर में आ जाए तो नेपाल के पास इतनी फौज है नहीं, और ना ही नेपाल से चीन को कोई खतरा है। तो यहाँ पर अब नेपाल और भारत के बीच में थोड़ा सा एक टेंशन वाला पॉइंट है, लेकिन वो भी क्योंकि भारत और नेपाल के बीच काफी अच्छे संबंध है, वो भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, और इसको हम दुश्मन की श्रेणी में किसी प्रकार से नहीं रख सकते, ये मित्र की श्रेणी में है, और वो भी महान मित्र। आगे चलते हैं तो देखते हैं अपने म्यांमार। तो म्यांमार की जो सीमा है वो कितनी है, 1643 की। कैसी सीमा है, प्राकृतिक सीमा है। कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं वो भी याद रखें। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है आपका मणिपुर, और ये है आपका, तो 4 राज्य हैं, ये राज्य आपको याद रखें। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं म्यांमार को, और म्यांमार की राजधानी को भी यहाँ पे देखा जाए। भारत और म्यांमार के बीच में ना दुश्मनी वाला रिश्ता है, ना ही दोस्ती वाला रिश्ता है। हमारा कोई इसके साथ कोई ज्यादा घनिष्ठ रिश्ते भी नहीं है, और ना ही खराब रिश्ता। लेकिन यहाँ पे जब लोकतांत्रिक सरकार चुन के आती है तो भारत से प्रगाढ़ रिश्ते हो जाते हैं, और जैसे यहाँ पर सैनिक तानाशाह आ जाते हैं, भारत से थोड़ी सी रिश्तों में तलखी आ जाती है। भले ही आज तक म्यांमार और भारत के बीच में कभी भी किसी कोई टसल, लेकिन फिर भी इसके कुछ कार्य ऐसे हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि भारत के जो अपोजिट है, जो भारत के हित के अनुकूल नहीं। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक द्वीप है, उनका नाम है कोको। ये कोको द्वीप जो था वो भारत ने म्यांमार को दिया था, लेकिन म्यांमार ने क्या किया, आगे चलकर इस कोको द्वीप को चाइना को सौंप दिया। चाइना ने वहां पर नेवल बेस बना लिया। अब नेवल बेस बना लिया, अब सोचिए यहाँ पर हमारे अंडमान निकोबार द्वीप है और यहाँ पर कोको है, और कोको से सोचिए कि भारत को कितना बड़ा नुकसान। नेवल बेस है, वहां पर मिसाइलें भी हैं, सब कुछ है, कभी लड़ाई होगी तो यहाँ से चाइना सीधे हमसे लड़ सकता है। ये हमारे लिए काफी खतरे की बात है। भारत को इसको काउंटर करने के लिए भारत भी इस प्रकार की बेस बना रहा है अपने अंडमान निकोबार। तो चलिए आगे चलते हैं, म्यांमार से बस इतना ही। इसके बाद समझते हैं अपने भूटान को। तो भूटान से हमारी जो सीमा रेखा है वो 699 किलोमीटर की लगती है। कौन कौन से राज्य लगते हैं अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये लगता है, ये है सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिमी बंगाल, इसके बाद है यहाँ पर असम, और इसके बाद है अरुणाचल। इस प्रकार से 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ। भूटान एक पर्वतीय क्षेत्र है, पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है, और पूरी तरह से इसकी इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था
पर आधारित। साथ ही यहाँ पर्यटन क्षेत्र में यहाँ पर बहुत सारा रुपया ये गेन करता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर फैक्टर है इसका मजबूत, वो है पर्यटन। तो यहाँ पर तो हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशन है। अगर पड़ोसी देशों में अगर सबसे अच्छे, बेहतर और सबसे सशक्त रिश्तों की बात की जाए तो सबसे अच्छे भूटान के साथ। चलिए आगे चलते हैं। ये है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1971 में बांग्लादेश और भारत का इसमें बहुत बड़ा। यहाँ पर देखिए तो बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है हमारी 4096 और सबसे लंबी सीमा रहती है। ओके, कौन कौन से राज्य लगते हैं ये जरूर याद रखना। ये है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर है आपका असम, असम के बाद है यहाँ पर मेघालय, मेघालय के बाद है यहाँ पर आपका त्रिपुरा, फिर है यहाँ पर 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखोगे ये वाला साइड और ये वाला जो साइड है, दो जगह यहाँ पर। और ये जो हमारा त्रिपुरा है वो तो आपको लगेगा कि पूरी तरह से बांग्लादेश में घुसा हुआ है। ठीक है, ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में ये ट्रेस पास कर रहा है या बांग्लादेश का अतिक्रमण कर रहा है ये। ठीक है, याद। खैर इस समय बांग्लादेश के साथ हमारे सारे रिश्ते नॉर्मल। अब किसी भी प्रकार का विवाद भारत और बांग्लादेश में नहीं है, तो जब विवाद ही नहीं तो इसकी चर्चा करें। लेकिन किसी दिन हम भारत बांग्लादेश जो प्राचीन विवाद थे उन सारे विवादों करेंगे। आप केवल भारत और नेपाल के बीच में अगर हम कहें कोई छोटा सा विवाद है वो तो सामान्य है, पड़ोसी है तो पड़ोसियों में तो पक्का विवाद होगा ही। एक तिस्ता नदी निकलती है जो निकलती है सिक्किम, और वह भारत से होते हुए बांग्लादेश है और ब्रह्मपुत्र नदी से। इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश वो विवाद भी हमारे अच्छे प्रयास हैं, अच्छे संबंध है, वो भी हम तो चलिए अब आखिरी जो हमारा एक देश है पड़ोसी, उस देश को, ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, और इस समय अफगानिस्तान थोड़ी पॉलिटी में भी चल रहा है, थोड़ी करंट में भी चल रहा है, और यहाँ पर हमारी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। इसकी सीमा का रेखा का नाम क्या है? डूरंड रेखा। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1806। कब हुआ था? 1806। ठीक है उस समय भी भारत भारत नहीं था, ब्रिटिश भारत था। तो ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ, और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ये रहा ये, और इसके बाद ये भी सब, ये भी अगर आपको दिखाई देगी ना ये सारी डूरंड रेखा है। तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है वो भी डूरंड रेखा है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी जो रेखा है वो भी डूरंड रेखा। ठीक है, याद रखें, क्योंकि 1896 में पाकिस्तान तो था ही नहीं, पाकिस्तान तो 1947 में आया है। 1947 के बाद दोनों के बीच में बाउंड्री थी उस डूरंड रेखा, ये कहता था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा। चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है उसका, और इस समय पर काबुल बहुत ही तीव्र बदलाव चल रहा है। 20 साल से यहाँ पर अमेरिका समर्थित सरकारें थी, और उसके बाद अमेरिका ने अपने सारे सैनिकों को यहाँ से वापस बुला लिया, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य था उसामा बिन लादेन को मारना। तो उसको मार दिया था, काफी पहले मार दिया था, फिर भी यहाँ पे सरकार, यहाँ के जो राष्ट्रपति थे गनी, वो भाग गए थे यहाँ पर तालिबानियों के हमले की वजह से। तो फिर अब तालिबानियों का पूरी चाहे अफगानिस्तान, अब इसके साथ हमारा कैसा रिलेशन रहेगा, आगे अफगानिस्तान किस प्रकार से भारत से संबंध चाहेगा, उसी प्रकार से। चलिए तो आज हम पड़ोसी देशों के बारे में सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। आगे हम एक एक देशों के बारे में पूरा पूरा टॉपिक बनाएंगे, जैसे भारत और के संबंध, भारत और पाकिस्तान के संबंध, भारत और चीन के संबंध, इनकी अलग व्याख्या भी आप। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखें।